वेलकम टू पहल अकेडमी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा दोबारा आपके साथ। आज हम आरएस का सिलेबस देखेंगे, एक तो प्री और मेंस दोनों का, और दूसरा हम देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है एग्ज़ाम को, मतलब इस सिलेबस को पूरा करने में। क्योंकि हमारा जो टारगेट रहेगा साइंस के लिए, वो मेनली फोकस रहेगा कि एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए हमारी अप्रोच। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते ही जा रहे हैं, कोई टॉपिक हमें ज़्यादा समझ में आ गया तो मतलब इंटरेस्ट आने लग गया, अब उसी को पढ़ रहे हैं हम दिन रात। कॉस्ट बेनिफिट क्या रहेगी? सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लग, एक मिनट, सपोज आपको फिजिक्स में कोई टॉपिक अच्छा लग गया, अब आप उसी पे पीएचडी करते जा रहे हैं। किसी दोस्त से मिले, उसने कहा यार आज मार्केट में ये अच्छी किताब आई है, ये पढ़ लेते हैं। कल किसी और ने कुछ कहा, वही पढ़ने लग गए। क्योंकि यार ओनली फिजिक्स थोड़ी आ रही है एग्जाम में, ओवरऑल सिलेबस आएगा ना। फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, कंप्यूटर्स आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके बायोटेक्नोलॉजी तक। और उसके साथ साथ इसमें एनवायरनमेंट भी आता है साइंस के साथ ही। तो आप मतलब मैं, मेरा जो अनुभव वही बताने जा रहा हूँ कि आपको इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल इंटेलिजेंट होना है। जान रहे हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है? कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू द टाइम, वही चीज़ करनी है। ठीक है, चलें। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले प्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो पहले आप देखें, 1 सेकेंड, ये मेरे लिए नया है, थोड़ा अटपटा हो सकता है क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे पढ़ाने की, बट सीख जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो देखें आप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये जो सिलेबस दिया हुआ है ये प्रीलिम्स का है, आरएस प्रीलिम्स का। तो इसमें क्या है आप देखें, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। देखो आरपीएससी बहुत चालाक है, उसने क्या कहा कि हमने सिलेबस डिफाइंड कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो पहली लाइन ही पढ़ो आप। यदि आपने कभी साइंस पढ़ी है ना तो समझ में आ जाएगा एक बार से, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए तो ये बहुत गोल गोल हो जाएगा कि दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। अब यार मूलभूत तो बहुत कुछ होता है, क्या क्या नहीं हो आप बताएं। मूलभूत तो कुछ भी हो सकता है ना, मूलभूत मतलब आधार क्या है साइंस का, जिस पे साइंस चल रही है, जहां से स्टार्ट हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हमको दिमाग लगाना आरएस वाला कि हम बनने जा रहे हैं अधिकारी, तो हमें सोचना है कि यार मूलभूत तत्व दिया हुआ है, और लेकिन इसमें जब डिवाइड करोगे तो 3 चीज मेनली होती हैं। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, इनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं साइंस के, उनको हम आधार बनाएंगे। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने लगोगे तो 3 महीने निकल जाएंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री के, ऐसे ही बायोलॉजी के, क्योंकि बेसिक्स ही तो होता है सब कुछ। आपके पास जब बेसिक्स है तो आप उसी से तो साइंस को बढ़ा रहे हो, टेक्नोलॉजी वहीं से तो निकल के आएगी, वहीं से तो चीज़ें निकल के आएंगी। इनमें ही आप अपने आप में ही ये मतलब टोटली ये तीनों के कॉन्सेप्ट पढ़ने लगोगे ना, कम से कम 3 महीने निकल जाएंगे। अब आप देखें कि ये सिर्फ एक टॉपिक है, उसके बाद आप टॉपिक देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 टॉपिक हैं। तो पहले वाले टॉपिक का हिस्सा क्या रहा एग्जाम में? 1/10 ओनली। सही है ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि हमको बी स्मार्ट, स्मार्ट नहीं बनोगे तो पीछे रह जाओगे। इमोशनल नहीं होना है। अरे यार, मान लो सपोज एग्जाम्पल दूंगा मैं, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा कि भाई मुझे तो मोशन पढ़ना है, पहला टॉपिक है मोशन, और हिंदी में उसे कहते हैं गति। फिजिक्स का टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक है बिल्कुल, जहां से फिजिक्स स्टार्ट होती है। इससे पहले भी एक चैप्टर है, उसके बाद मोशन आता है, गति। अब आप गति पढ़ने लग गए, अब गति में आपको मजा आने लग गया, क्योंकि वो सिंपल है, ज़्यादा है ही नहीं कुछ उसमें। वेलोसिटी क्या है, दूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, आप पढ़ने लग गए, मजा आ रहा है। अब आप उसी को बार बार पढ़ रहे हो यार, अरे उससे होगा क्या? हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए वहां से। तो कॉस्ट बेनिफिट क्या है? कि लागत लगाई आपने 100 रुपए की और बेनिफिट हो रहा है 1 रुपए का, कोई सेंस नहीं है उसका। तो इमोशनल नहीं होना है, हमको बनना है इमोशनल इंटेलिजेंट। जब आप पढ़ोगे आगे, नीति शास्त्र पढ़ोगे मेंस के लिए, तब आपके समझ में आएंगी ये चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप, जैसे आप आज तैयारी करना शुरू कर रहे हो आरएएस की, तो साथ ही साथ एथिक्स पढ़ना शुरू कर दो आप, बहुत बेनिफिट होने वाला है। डेली एक चैप्टर एथिक्स का पढ़ो साइंस के साथ। एथिक्स आपको ऐसा बना देगी कि आपको मतलब अपने अंदर ही स्वतः ही भावना आ जाएगी आपकी कि मुझे यार इस सब्जेक्ट के साथ,
कोई भी केस स्टडी के साथ, या कोई भी ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो, चाहे डेली लाइफ में आ रहा है, चाहे पढ़ाई में आ रहा है, आप अपने आप ही डिसीजन लेने लग जाओगे। क्योंकि अंदर जो हमारी कंसाइंस जो कहती है ना, वो अल्टीमेटली सही होता है, लेकिन हम मानते नहीं हमें जो। चलो आगे चलते हैं, डेविएट नहीं होना है टॉपिक से, बातें बहुत सारी होती हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, कोई घुमा के नहीं कि मैं क्या कराने वाला हूं। किताबें बहुत सारी हैं मार्केट में, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आजकल क्या कर रहा हूं, मैंने 3 बार खुद ने मेंस दिया है, 2 बार मैंने उनमें से इंटरव्यू दिया है, और 1 बार मैं अब सेलेक्ट हूं, ठीक है। उसके मद्देनजर ही मैं आपको बता रहा हूं, उसी को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें जो मूलभूत तत्व दिए हैं, इसमें क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमें समझने चाहिए, क्योंकि यदि उनको हम नहीं समझेंगे तो आगे की साइंस हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। और आप कहें नहीं नहीं सर हम तो ये इसको अवॉइड करके भी बाकी का पढ़ लेंगे, तो आप प्री तो निकाल लोगे, लेकिन मेंस का पेपर मैं किसी दिन आपको दिखाने वाला हूं, पिछली 3 साल का, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, 13 का, 16 का, 18 का और अभी 21 का हुआ था, तब आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है 10-10 नंबर के क्वेश्चनों में, ठीक है। अवॉइड किसी को नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देंगे उसको कि इतना टाइम दे दिया हमने कि हम बाकी का सिलेबस ही रह गया हमारा, क्योंकि हमें कॉस्ट बेनिफिट ध्यान रखना है कि 100 रुपए का लगा रहे हैं तो कम से कम 50-60 रुपए का फायदा हो हमें, राइट। उतना टाइम दे रहे हैं तो फायदा भी होना चाहिए उसके अनुपात में, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर्स आएगा, बाकी का देखते रहना है, सिलेबस देख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सिलेबस है, एक बार आपने बेसिक पढ़ लिया उसके बाद सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। और इसके मैं आपको नोट्स दूंगा, मैंने बहुत सारी किताब आजकल पिछले 2 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, मेंस के लिए पढ़ी, एग्जाम के लिए, वो अलग चीज़ है। जब हम टीचर बनते हैं किसी चीज़ का या बनना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अब हम ऐसा कोई लफ्ज या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी किसी को ऐसा मिसगाइड नहीं कर दें कि वो हमको ही सही मानने लग जाए और कल पता लगे उसका परिणाम वो बाद में रिजल्ट में भुगत रहा है, तो मैं कितना ज़्यादा दोषी हूँगा। क्योंकि जब एक ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद की नहीं है कि भाई वो खुद की सेफ्टी के लिए ही ध्यान रखे, वो इसलिए भी केयरफुली से उसे चलाना चाहिए कि उसके पीछे बहुत सारी सवारियां बैठी हैं जिन्हें भरोसा है कि ड्राइवर अच्छा गाड़ी चला रहा है। तो मैं ड्राइवर हूं आपके लिए आज, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूं। और ध्यान रखना कि टीचर कितना भी बढ़िया हो, सब टीचर बढ़िया होते हैं, नो डाउट, हर टीचर अपना अच्छा प्रयास करता है बताने का, देखो मैं किसी को गलत नहीं कहूँ, सब बढ़िया टीचर हैं, पर टीचर का रोल है 25% जीवन में, ओनली 25, और वो भी उस टीचर का जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसको वर्षों का अनुभव है। हम तो अभी नए ही आए, तब भी इसलिए कह रहा हूं कि मैं कंप्लीटली सही नहीं हो सकता, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं सही होने के लिए क्या करूंगा, फिर मैं ऑथेंटिक सोर्सेज लूंगा। लाइक कैसे, हम राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं आरपीएससी के, तो हमारे सोर्सेज क्या रहने चाहिए, बेसिकली राजस्थान बोर्ड की बुक्स, जिसको हर कोई अवॉइड करता है। क्यों, मार्केट में चकाचौंध है नई नई बुक की, कोई बुक्स आ गई, कोई भी आया, कुछ भी नोट्स आए, तुरंत जाएंगे, अरे यार ये बढ़िया, यार कवर मत देखो उसका, सब में एक जैसा ही है, कोई चमका के लिख देता है, कोई हल्का लिख देता है। खुद पे बिलीव रखो आप कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसका आधार बनाना है ऑथेंटिक बुक, उसमें से बनाने नोट्स। लेकिन साइंस के लिए ये काम मैं आपके लिए मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है और मैं नहीं चाहता कि कल मेरी वजह से कोई दोषारोपण करे कि यार सर आपने सही नहीं पढ़ा है, क्योंकि टाइम तो उतना ही जा रहा है, टाइम तो जा ही रहा है ना, क्यों ना फिर उसको बेटर वे में यूज करें, अच्छे तरीके से पढ़ाएं। तो मैं आरपीएससी बोर्ड की जो बुक्स हैं प्लस जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन दोनों को मैं आधार बनाऊंगा। और तीसरा, जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए जब से सिलेबस बदला है, उनको मैं आधार बनाऊंगा कि सपोज मैं मोशन पढ़ा रहा हूं या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ भी बता रहा हूं, या कोई भी और भी चैप्टर है बायोलॉजी का, रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, मान लो संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जूनेटिक रोग जो पशुओं से होते हैं, तो ऐसी बहुत सारे टॉपिक है। मान लो मैं जैव विविधता पढ़ा रहा हूँ, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो, रक्त समूह उठा रहा हूँ मान लो। अब एक बात बताओ आप कि आरपीएससी कहाँ से लेगी अपना मैटर, आरबीएससी की बोर्ड से लेती है, बुक से लेगी, वो जो 9th की बुक है, 10th की बुक है। और जो कोई टॉपिक ऐसा है जो 9-10 तक है, उसका एलिबोरेशन 12th क्लास में दिया हो, वहां से भी ले सकती है वो, बट हर चीज में नहीं लेगी। वो आप अभी नहीं समझोगे, जब आप खुद पढ़ने लगोगे ना, अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा कि हम रिलेट कैसे करें चीजों को, कहां से कोई सिलेबस बढ़ रहा है, कहां से कोई घट रहा है। ये ऐसे नहीं आएगा सुनने से,
क्योंकि मुझे भी पहले लगता था जब मैं शुरुआती दौर में आया था कि अरे यार ये तो हैं पढ़ते ही आ रहे हैं, इनको तो क्लासों में टॉपर रहे हैं हम तो। लेकिन आरपीएससी का जब पेपर देने गए ना तब समझ में आया कि नहीं, थियोरिटिकल ज्ञान कुछ और होता है, व्यवहारिक कुछ और होता है। ठीक है, और जो टॉपर भी बने हैं ना अपने जो भी आरएस में या पहले, आप देखना उनके इंटरव्यू, उनको अलग ही उनकी स्टाइल, उनके ऑरा, उनका सोचने का ढंग अलग ही नजर आएगा यदि उन्होंने मेहनत की है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे उनमें कि हाँ यार इसने सच में मेहनत करके बना है। देखना कभी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10 तक कहीं भी आईएएस हो चाहे आरएएस हो, आप देखना जरूर कि उनमें अलग ही एक आत्मविश्वास नजर आएगा। वो कहाँ से आएगा? ऑथेंटिसिटी से, कि वो जो भी बात कर रहे हैं ना किसी ऑथेंटिक सोर्स को लेके कर रहे हैं। गप्पबाजी से यहाँ काम नहीं चलने वाला है, चाहे मैं करूं चाहे कोई और करे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कर सकता हूं गप्पबाजी, थोड़ी बहुत, वो भी एग्जाम के अराउंड ही करूंगा। लेकिन जब भी एग्जाम से रिलेटेड, जब हम सीरियसली, जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी, हम 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे फालतू बातों के लिए। ओनली सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड हमारी अप्रोच रहने वाली है। ठीक है, आगे बताता हूं मैं। तो मैंने क्या बताया कि एक हमारे सोर्सेज क्या रहने चाहिए पढ़ने के लिए, यानी स्रोत। ठीक है साहब, उसके बाद क्या है? स्रोत हो गए, उसके बाद डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नॉर्मल अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है, डूज एंड डोंट्स, ध्यान रखना। वैसे तो वर्ड है ये, पर अपने आप में मीनिंगफुल है ये। क्या करें क्या नहीं करें, इसमें ये भी आ रहा है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या छोड़ रहे हो। क्योंकि इतनी भरमार है ना मटेरियल की, और जब से ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म आए हैं तब से तो एक नदी सी बह गई है। नई नई कोचिंग, नए नए मटेरियल, नए नए फ्री में, और मोस्टली हर जगह यूट्यूब पे देख लो कहीं। और वो गलत भी हो, मैं ये कह नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, वो सही भी हो सकते हैं। लेकिन कौन तय करेगा वो सही है या गलत है? वो हम तय करेंगे। और हम कैसे तय करेंगे? हम में मतलब मैं नहीं, हम सब जो पढ़ रहे हैं, जो इस प्रोसेस में हैं, जिन्होंने कुछ टाइम दिया इस प्रोसेस के लिए। एक न्यू कमर आए और आते ही वो आइडिया लगा ले कि क्या नहीं कर पाए, करेगा। हर कोई नहीं करेगा। न्यू कमर में 10% होंगे बहुत ब्रिलियंट होंगे, लेकिन ब्रिलियंट ही कोई मापक नहीं है किसी चीज का। मेरी नजर में आज भी वही व्यक्ति या वही लोग, मतलब एक मैं उनको ये कह सकता हूं कि वो सफलता यदि किसी ने प्राप्त की है ना तो अनुभव से आएगी। 10% को निकाल दो आप जो बहुत ही गॉड गिफ्टेड होते हैं, 90% जो एवरेज हम लोग हैं, हम जैसे सब लोग हैं, वो अनुभव से ही बनेंगे। और अनुभव आता है प्रैक्टिस से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सोर्सेज हम बताएंगे, उसके बाद डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी में शामिल होगा कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। फिर तीसरा तीसरा हम देखेंगे कि भाई जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस महाभारत की, उसके हथियार कहां से आएंगे, उसकी अप्रोच क्या रहने वाली है, क्या करेंगे हम। तो वो आएंगे प्रीवियस पेपर्स। सिंपल सी बात कि हम पढ़ रहे हैं दिन रात और हमें पता ही नहीं कि यार पहले पेपरों में क्या आया हुआ है, क्या सेंस है उस चीज का। वही ना, कॉस्ट बेनिफिट, एक वर्ड याद कर लो, कॉस्ट बेनिफिट। लागत लाभ विश्लेषण करना सीखो कि 100 रुपये लगा रहा हूं तो कम से कम 50% तो फायदा हो, 50 रुपये तो निकल के आए। अब 100 रुपये का पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, 100 रुपये का पढ़ रहे हैं मतलब 100% आप दे रहे हो किसी चीज को, और वहां 10% ही यदि आपको आउटपुट मिल रहा है, बंद कर दो वो काम, काम नहीं आने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे हम, यहीं से आधा काम, क्या मैं कहूंगा 75% कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो मैं इसको मिटाने वाला हूं, तो आप एक बार और देख लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। देखो सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, मुझे याद है, मैं लिख दूंगा दोबारा, डूज एंड डोंट्स, उसमें ये आएगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तीसरा आएगा प्रीवियस ईयर के पेपरों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और उनको रीड करना है कैसे, इन बिटवीन द लाइंस, कि उनकी हिडन मीनिंग क्या है। कई बार क्वेश्चन आपको, देखो कई बार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। यदि हमारी प्रैक्टिस नहीं है प्रीवियस ईयर पेपरों की तो हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, हमें लगेगा अरे यार सीधा। कई बार ये नहीं पता होता है कि कोमा कहां लगा है, हम कोमा भी नहीं पढ़ते, पढ़ते चले जाते हैं। बताऊंगा मैं, क्वेश्चनों से ही बताऊंगा वो आपको। ठीक है, हो गए। उसके बाद क्या है, 3 लिख दिए थे मैंने, चौथा टॉपिक लिख रहा हूं यहां पे,
क्या लगा मैंने? करंट अफेयर्स। क्योंकि पेपर का जो नेचर है साइंस एंड टेक का, प्री का देखना आप है जो आज ही देखना, इस क्लास के बाद आप कंपेयर करना, ये टॉपिक रख लेना अपने पास, प्रीलिम्स का सिलेबस रख लेना, पेपर रख लेना, ओनली साइंस का सेगमेंट देखना पेपर में, जो अभी 21 में पेपर हुआ है प्री का और 18 में हुआ, उसके देखना आप टॉपिकों को। जो भी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है ना, सारे करंट ओरिएंटेड है। आप यहां से कॉन्सेप्ट निकालोगे, कैसे? जैव विविधता क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है और उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, संधारणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार कुछ और ही आया है, वो यहीं से आया है। बट ये मतलब देखो, आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को देने वाले हो, ठीक है, आप इस प्रशासन ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने वाले हो, आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है, आपको। पर लेकिन आप हिडन मीनिंग ही नहीं पहचानोगे तो यार आप क्या मतलब रह जाएगा, पढ़ाई का कोई सेंस ही नहीं है। आप कितना भी पढ़ के बन भी जाओगे तो भी आप है जो कल फेल हो जाओगे फील्ड में जाके, आपको कहीं का एसडीएम लगा दो, आरपीएस, समझ रहे हो, ये अभी नहीं आएगा, आप मैं रिलेट करूंगा बाद में। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये चीजें सारी आएंगी। टोटल जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, चाहे वो रक्षा प्रौद्योगिकी है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सैटेलाइट का पार्ट है, चाहे वो नैनो है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, चाहे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और भी टॉपिक है जितने भी, देखो ये सारे टोटल जितने भी टेक्नोलॉजी के टॉपिक है ना, प्री में हो चाहे मेंस में हो, मेंस का भी दिखाऊंगा, सारे करंट बेस पे आते हैं। कैसे आएंगे अब करंट बेस पे? कोई एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे भारत सरकार ने कोई स्पेस में कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, कोई नैनो टेक्नोलॉजी में कोई नया पदार्थ आ गया हो ऐसा जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमसे रिलेट करेगा सिलेबस से, लेकिन वो करंट से जुड़ा होगा, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। अब लेकिन इसमें भी बड़ी दिक्कत है, वो डूज और डोंट्स का पार्ट बनने वाला है। कैसे? कि आपने करंट अफेयर के लिए आए आप 2-3 मैगजीन, किसी कोचिंग की भी ले ली, सर पढ़ा रहे हैं, कोई कहीं भी पढ़ा रहे हैं, जरूर नहीं मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी पढ़ा रहा है, किसी और कोचिंग पढ़ रहे हैं, वहां से नोट्स ले लिया आपने। कल किसी और प्रतिष्ठित जो कोचिंग आरएएस में फेमस है, मान लो कोई बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत सारी चल रही हैं, उनमें से आप ले आए, किसी दोस्त ने कहीं और कोचिंग, अरे नहीं, खुद में विश्वास करो कि एक बार लिख लिया आपने किसी टॉपिक के बारे में, उसमें प्लस माइनस हो जाएगा, हो सकता है वो 10% आपको कम याद रह जाए, क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम पता तो है ना, कम से कम बर्डन तो नहीं बनने वाला है ना सिलेबस आपके ऊपर। देखना आप कई बार जब मेंस होने वाला होता है, 3-4-5 रोज जब बाकी होते हैं एग्जाम होने में, तो लोगों को देखना मार्केट में तब भी दौड़ लगा रहे होते हैं, कभी मैं भी उसका हिस्सा था। अपनी गलती और बुराई एक्सेप्ट करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, यदि एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। गलती सुधारने का पहला तरीका एक्सेप्टेंस, आई मे बी रॉन्ग, फिर देखना आप है जो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? स्वीकार ही नहीं कर रहे मैं गलत हूं ही नहीं, तो भाई कभी नहीं सुधरेंगे हम, ठीक है, वो यहां भी अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, हमें रहना स्पेसिफिक, ज्यादा देखो पहले दिन ही मैंने बताया था, हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना है। यदि बनना है तो हम साइंटिस्ट ही बनने जाएंगे, हम पर जो बन भी रहे हैं लोग, हर कोई नहीं बन सकता। यहां साइंटिस्ट बनने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप इमोशनल हो जाओगे, एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर आप फिर दोबारा किसी कुछ कोचिंगों में जाते घूमेंगे, कभी कोई और मटेरियल लाएंगे, फिर टॉपर्स की स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। अरे टॉपर्स की स्ट्रेटजी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो थोड़ी करेंगे किसी को, हो सकता है उसके लिए अप्रोच है जो वो बहुत अच्छी साबित हुई हो, कल हम हो सकता है उसमें फेल हो जाए। जितने व्यक्ति सफल व्यक्ति उतने ही तरीके, ठीक है, ओके। अब ठीक है, ये हो गया, और क्या था, हाँ, अब ये प्री का सिलेबस और एक बार आप देख लो, मैं टाइम ले रहा हूं, पॉज ले रहा हूं, आप देख लो पूरा एक बार, मैं और बता देता हूं। विज्ञान के जो मूलभूत तत्व हैं, यह है तो टॉपिक 1/10 इस सिलेबस में अकॉर्डिंग टू द बुलेट्स, 10 टॉपिक हैं, टॉपिक तो बहुत सारे हैं छुपे हुए, लेकिन मोटे मोटे 10 टॉपिक हैं जिनमें 1/10 ये ले रहा है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस पर टाइम भी देंगे। हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन बाकी के क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो इनकी एप्लीकेशन होने वाली है। देखो इसमें क्या क्या आएगा, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, और मैं आप बोलोगे यार दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्यों करें, और भी कोई चीज हो सकती है, आप फिजिक्स का भी डिवाइड कर सकते हो, क्वांटम फिजिक्स हो सकती है, मैकेनिकल, न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत सारी हो सकती है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत सारे टॉपिक है फिजिक्स के, लेकिन मैं ओनली फिजिक्स कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी जो अप्रोच है जनरल साइंस की, इसको जनरल साइंस बोलते हैं, दैनिक जीवन में एवरीडे साइंस,
तो एवरीडे साइंस का मतलब ये रहने वाला है कि हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है वो 10th तक, ध्यान रखे, तो 10th तक आरबीएसई की जो बुक्स में, एनसीईआरटी की जो बुक्स में 10th तक का जो सिलेबस दिया हुआ है, 10th की जो बुक्स में दिया हुआ है, अप टू द 10th, 6 to 10th, वो हम एवरीडे साइंस का मान के चलते हैं। क्यों? 11th में स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या मैथ्स के हैं, या फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। मैथ तो उसी में आ जाता है साइंस में, हाँ, मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं, बायो उसके आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, तो वहां स्पेशलाइजेशन आ गया। वहां पे फिर एप्लीकेशंस आने वाली हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, आपने मैग्नेट पढ़ा, आपने मोशन पढ़ा, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा फिजिक्स में, लेकिन वहां इनका डायरेक्ट यूज नहीं है कि डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला 11th-12th में। यदि साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ी तो बता रहा हूं। वहां पे उसकी एप्लीकेशन आएंगी, कैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करती है, और भी मैग्नेट जैसे कुछ भी हो सकता है। अभी मैं नहीं जा रहा हूं डीप में, कहीं मुझे भी हो सकता है मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो आप कहें कि गलत बता रहे हैं सर, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम बस बेसिक एलिमेंट पे ही टिकेंगे, जो कि 9-10 तक जो सिलेबस दिया हुआ है वहां तक क्या सिलेबस है। क्यों? एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, क्योंकि मैं कम से कम आपको 8 से 10 साल के साइंस के पेपर डिस्कस करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा आधार आरबीएसई बोर्ड है, दूसरा सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो हैं, उनसे मैच करेगा टोटली। 1% या 5% तक डिफर हो सकता है, उतना तो कहीं भी होगा। फिर उस पर आप वही कॉस्ट बेनिफिट, आप 5 या 10% के लिए आप यार 10 किताब थोड़ी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, जो हम उतना ही पढ़ेंगे कि 90 में से तो आए भाई टॉपर। देखो दोबारा फिर वही फालतू बातों में आ गया मैं, बट वो जरूरी है कि मैं जो फालतू बात भी कर रहा हूं ना, कुछ अदर देन दी सब्जेक्ट और एनीथिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो उससे अलावा मैं बता रहा हूं तो वो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से ही रिलेटेड है। तो हम यदि, ठीक है आगे चलते हैं। तो अब मान लो इसमें दिया हुआ एक टॉपिक और था, हाँ 1 सेकंड, ये जो टॉपिक है देखो, कृषि विज्ञान, उद्यान वानिकी वगैरह, इसका रियल में साइंस से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, लेकिन गवर्नमेंट, राजस्थान जो सरकार है उसने ये मान लो टॉपिक डलवाया है आरपीएससी के द्वारा, कृषि विज्ञान उद्यान वगैरह ये, तो ये साइंस के संदर्भ में क्यों डलवाया है? ये इसलिए डलवाया है कि उनका मोटो क्या है कि साइंस को बढ़ावा देते हुए हम क्या कर सकें कृषि में, साइंस को बढ़ावा देते हुए हम कृषि में क्या ऐसा कर रहे हैं जो नवाचार को शामिल करता है, ताकि कोई, यदि कल आप कहीं भी मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है आरएस क्लियर करने के बाद, तो आप इन चीजों का प्रैक्टिकल यूज कर सकें। देखो कृषि विज्ञान जोड़ा है इसमें, लेकिन हमें कृषि करते हैं जब वहां विज्ञान का सा कोई आयाम नजर नहीं आता। लेकिन आप डीप में सोचोगे ना तो हर चीज साइंस है क्या साइंस? फिर दोबारा वही बात आ गई, साइंस मीन विज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, विशेष माने कुछ तो विशेष होगा उसमें। विशेष कैसे होगा कि ऐसे विज्ञान का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो निश्चित परिणाम देने वाली है। कहते हैं ना कि आपको साइंटिफिक होना चाहिए पढ़ाई में, क्यों? कि ताकि आप तर्क लगा सको। भाई विज्ञान कहां से शुरू होती है? जब तर्क शुरू होता है। भाई एक चीज मैंने कह दिया आपको कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, क्या साइंस है उसमें? कुछ भी नहीं है, दैट इज द फैक्ट। मैंने याद कर लिया, किसी और ने कर लिया, किसी और ने कहीं से बताया, फैक्ट है कि 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। लेकिन कोई चीज यदि हम कह रहे हैं कि, एग्जाम्पल दे रहा हूं, केमिस्ट्री का दे रहा हूं, मान लो मान ले ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मान लो इनकी कोई क्रिया होगी, कुछ भी क्रिया होगी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, सिलेबस में पढ़ेंगे। अब इसकी क्रिया कोई निश्चित परिणाम ही लाएगी। ये ऐसा नहीं है कि इस बार तो, एक बार तो NH3 बन गया इससे, अगली बार इसका NO2 बन गया, फिर कोई NHO2 कोई और पदार्थ है वो बन गया। ऐसा कभी नहीं होगा इनके साथ, निश्चित परिणाम देंगे, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही ये है कि निश्चित परिणाम देने वाली होती है, कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होती है। हम प्रीजुडिस नहीं हो सकते उसमें कि हम पहले ही आइडिया लगा लें। ऐसा ही होता है कि नाइट्रोजन के साथ तो ऐसा ही होगा, मान लो, कह सकते हैं क्या आप? नहीं कह सकते। वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे, सिचुएशंस पे, कि यहां पे मान लो, यहां पे इस रूम का टेम्परेचर मान लो नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव मींस ठंडा है ये रूम, मान लो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है, यहां पे हो सकता है पदार्थ कुछ और वर्क कर जाए,
और कल किसी और जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां हो सकता है अलग ही बिहेव करे वो, पर वो निश्चित है, उसमें कोई अपवाद नहीं है, वो निश्चित है, क्यों दैट इज द साइंस। इन चीजों से आपका इनसे कोई रिलेशन नहीं, मैं तो जनरली बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक आए ना, इनको देख के आप यूं मत सोचने लग जाना कि अब कृषि विज्ञान में आप डीप में चले गए, मिट्टी के में क्या है, ये खोज क्या हुई, ये क्या हुआ, इसके अलग अलग पदार्थों के, ऐसा नहीं है। यहां मतलब पढ़ो कि कृषि विज्ञान, उद्यान वानिकी वगैरह में साइंस ने क्या डेवलपमेंट किया है ताकि ये बढ़े, आगे बढ़े। कि आज आपने देखा है कि गांव में, आप मोस्टली गांव में जाएंगे, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहां आपने कभी देखा है कि आपके जो दादाजी रहे हो या जो भी खेती करते हैं घर में, कभी देखा हो मिट्टी को लेके कि यार इसका चलो टेस्ट करवा लाते हैं? कभी देखा है आपने? कभी नहीं। लेकिन सरकार यही तो चाह रही है कि आप उनको बताएं। और वो देखो, नॉर्मली आदमी बोले एक तो कि यार काका जी, चाचा, इसको कर लो आप, है जो, वो नहीं मानेगा। लेकिन जब हम इंचार्ज हैं किसी चीज के, लाइक आप एसडीएम हो या आप डीएम हो या कोई उच्च पद पे अधिकारी हो, तब आप है जो एक अभियान चला रहे हो कि कृषि में हम ये कर सकते हैं, सब ऐसे ऐसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना के ऐसे ऐसे कृषि की जो भूमि है उसकी जांच कर सकते हैं कि इस जमीन पर कौन सी फसल बेहतर उपज दे सकती है, कितने यहां पानी की आवश्यकता है, ये एरिया ऐसा है जहां पे पानी की कम कम पानी में भी अच्छी फसल हो सकती है। ये सब साइंटिफिक ही तो है। तो ऐसे ही ये टॉपिक ऐड करे गए हैं, और ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ये प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, इनका डायरेक्टली विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये विज्ञान का पार्ट है। और जब आप ऐसी चीजों को रिलेट करने लग जाओगे कि विज्ञान हर चीज में घुसी पड़ी है, हर जगह छाई हुई है, हर चीज में निहित है, तो देखो पढ़ाई का नजरिया ही बदल जाएगा। कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसका, तो एनालिटिकल है वो व्यक्ति है जो हमेशा साइंटिफिक सोचता है, बार बार वर्ड आता है। तो साइंटिफिक का मतलब क्या है? साइंटिफिक का मतलब है कि जो पूर्वाग्रही नहीं है, जो पहले से ही सोच के नहीं बैठा। जैसे आज मैं शांत बैठा हूं साहब, क्लास में मान लो कहीं भी बैठा हूं, अब पूर्वाग्रही क्या करेगा? अरे आज तो लड़के आया है, आज तो गुस्से में है। मैं भी करता हूँ, मैं उदाहरण दिया है बस, कोई भी कर सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत हम कॉमन मैन है, हम कहीं ना कहीं पूर्वाग्रही होते हैं। लेकिन साइंस, यदि हम प्योरली साइंटिफिक बन जाएंगे तो इन पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएंगे। और यही साइंस चाहती है कि पूर्वाग्रही नहीं बनना है, हमको साइंटिफिक बनना है, हमें तर्क लगाना है, लॉजिक लगाना है, विवेक लगाना है, वही साइंस है। क्योंकि ऐसा लगाएंगे तो निश्चित परिणाम आएगा। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने बता दिया कि अपन को ये टॉपिक पढ़ने, ये 10 टॉपिक है प्री के लिए, तो यहां पे पढ़ लिया हमने। साइंटिफिक का मतलब क्या है कि हम ओनली एग्जाम ओरिएंटेड सोचे, हम डीप में नहीं चले जाएं। अरे विज्ञान के मूलभूत तत्व में हमने मान ले कोई एलिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में चले गए, मोशन, ग्रेविटेशन वगैरह पढ़े। बायोलॉजी में गए तो रक्त समूह पढ़ने लगे, बीमारी पढ़ने लग गए। लेकिन कभी पता लगा, फिर रुकूंगा मैं, कि बायोलॉजी में एक टॉपिक था बीमारी का, जिसको मतलब वो शाही घराने से एक बीमारी जुड़ी थी जो कि आनुवांशिक रोग है, जो रानी विक्टोरिया है, पता नहीं उनके वंशज को किसी को हुआ था, तो उनके नाम पे ही रख दिया था, जिसमें क्रोमोजोम का कुछ घटना या बढ़ना होता था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो मान लो उसको पढ़ रहे हैं। अब पता लगा, हम उस बीमारी को पढ़ते पढ़ते ज्यादा ही डीप में चल के गूगल पे ही सर्च मारने लग गए, क्या हुआ होगा, पीढ़ियों में क्या है, जीन्स में क्या हुआ। इतना सिंपल याद करना था कि ये बीमारी है, इसको ऐसे कहते हैं, इसलिए हुई थी, क्रोमोजोम की संख्या बढ़ी या घटी, या खून से संबंधित बीमारी है, मुझे याद है वो रक्त से रिलेटेड है। अब हम डीप में ही चले गए, अरे उनके रक्त में ऐसा क्या है, ये ऐसा होता है। क्योंकि मैंने एक बार देखा है ये किसी को करते हुए, कि उसने उसी बात पे इतना डीप में चला गया कि उसने उसकी 5 पीढ़ी पुरानी भी कोई बीमारी निकाल ली। क्या मतलब है उन चीजों का? हमें एग्जाम ओरिएंटेड होना है, हमें साइंटिफिक होना है, हर स्टडी में होना है। साइंस पढ़ रहे हैं तभी नहीं होना है, कोई और भी सब्जेक्ट यदि हम पढ़ने वाले हैं तो वहां भी हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है अपना। आज मैं ये क्लास पढ़ाने वाली नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ाई से ही संबंधित जो मुझे सिलेबस दिया गया उसी को मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आज ये ओपन सेशन है थोड़ा, इसमें मैं डिस्कस कर सकता हूँ चीज़ों को, क्योंकि अभी हम शुरुआत करने वाले हैं, अभी एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। क्लियरली जस्ट कह रहे हैं लोग कि जल्दी आने वाला है, लेकिन जल्दी मतलब कब, क्या पता हमें। तो अभी हमारे पास टाइम है, लिवरेज है हमें कि हम प्लान कर सकते हैं। जैसे मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, और मुझे उस पर बहुत गर्व है, उसी की वजह से मैं आज हूँ जो कुछ भी छोटा मोटा जो भी बन पाया मैं जीवन में। तो उसमें हमारे प्रिंसिपल सर थे, वो एक ही चीज बताते थे, और आज स्ट्रेटजी पे बात हो रही है एग्जाम पे,
एग्जाम की और मैंने वो क्लियर किया। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा हक समझता हूं कि मैं समझा सकूं, वरना मैं नहीं क्लियर करता और चाहे मैं कितना ब्रिलियंट रहा हूं या ना रहा हूं तो भी मुझे हक नहीं था उतना कुछ कहने पर, और यदि मैं कहता भी तो शायद ही कोई बिलीव करता। वो 3 P समझाते थे कि 3 P होती हैं बच्चों जीवन में जो आपका भविष्य निर्माण करती हैं, जो आपके आगे आने वाली सफलता को सुनिश्चित करती हैं। कौन सी? एक तो प्लानिंग, सेकंड P प्रिपरेशन, तीसरी P प्रेजेंटेशन। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ना, समझ जाना। फर्स्ट P फॉर प्लानिंग, सेकंड P फॉर प्रिपरेशन, थर्ड इज प्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले उसका प्लान करना चाहिए कि कैसे हम इसको करने वाले हैं, कितना टाइम उसके लिए निर्धारित करने वाले हैं। प्लान नहीं करोगे तो सारी चीज बेकार जाने वाली है, मोस्टली ध्यान रखना। कोई और हो गई ना कोई, तो आप उसको संयोग ही समझना। 10% फिर निकाल दो, अपवाद होते हैं वो गॉड गिफ्टेड चीजें होंगी। 10% वो हैं जो घटित ही होने वाली होंगी। बिल्ली के भागे का छींका टूटना, वो 10% में कि टूट जाएगा। प्लानिंग बहुत बड़ा पार्ट है। 1/3 है तीनों, देखो तू 1/3 इसका रोल, 1/3 इसका, 1/3 इसका। तीनों को स्किप नहीं कर सकते, तीनों मिला के एक बनाएंगे। 1/3 तीनों मिलके एक बनाएंगे, तो तीनों को ही स्किप नहीं कर सकते। और ये पहली प्रक्रिया है, डायरेक्ट प्रिपरेशन पे नहीं आ सकते आप कि प्रिपरेशन कर लूं फिर प्लान करूंगा, कोई सेंस नहीं है। हो सकता है, उदाहरण दूंगा फिर, कि मैंने सिलेबस नहीं देखा और मैं डायरेक्ट में गया, साहब आरएस की तैयारी करनी है, मार्केट में देखी किताब कोई भी उठा लाया और पढ़ने लग गया पूरी। ल्यूसेंट ले आया मान लो, सपोज में मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, जो सब पढ़ते हैं उस बुक को, ल्यूसेंट ले आया, उसमें साइंस पढ़ने लग गया टोटली। अब मुझे यही नहीं पता कि सिलेबस में से आधा सिलेबस तो उसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो क्या मतलब हुआ? प्रिपरेशन के बाद गई ना, बेकार गया होगा ना आधा टाइम। तो सबसे पहले प्लानिंग करनी है हमको कि हमारा प्लान क्या है, क्या हमें करने जा रहे हैं, क्या हमारा टारगेट है। उसके बाद प्रिपरेशन करनी है हमें कि प्लान कर लिया, अब हमारे पास सिलेबस ले लिया हमने, उसके संसाधन ले लिए हमने, प्रीवियस पेपर ले लिया हमने, करंट अफेयर का मटेरियल तैयार कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया। ठीक है साहब, प्लानिंग हो गई अब हमारी, अब हम आधा 1/3 बैटल जीत चुके हैं। उसके बाद प्रिपरेशन, अब जो चीजें तुमने प्लानिंग स्टेज पे जो इकट्ठी करी है वहां झोंक दो प्रिपरेशन में। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन हो गई तुम्हारी तो 2/3 काम डन हुआ अभी। और सफलता जब तक नहीं आएगी जब तक प्रेजेंट ढंग से नहीं कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए कि आप बहुत सारा पढ़ गए, प्लानिंग भी शानदार थी, ऐसे पेपर लिखूंगा, पहले 2 नंबर का अटेम्प्ट करूंगा, फिर 5 के, फिर 10 के, कोई दूसरा भाई कर रहा है 10 के पहले करूंगा, फिर 5 के, फिर 2 के, कैसे भी प्लान कर सकते, अपना अपना है। ठीक है साहब, अब हम सब कुछ करके बैठे, बहुत अच्छी तैयारी, शानदार। पेपर से पहले किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया सेंटर के बाहर, भाई ये पता है आपको ये बीमारी? हमें नहीं पता। हो गया काम आधा हमारा, डिप्रेशन में आ गया, एंग्जाइटी आ गया, अरे यार ये क्या, ये नहीं आ जाए पेपर। आपने जो पढ़ा है ना उस पर बिलीव रखें आप। यदि आप इन 2 प्रोसेस को पार करके आए होगे ना, 100% प्रेजेंटेशन बेहतर होने वाला है। ऐसा नहीं है उस एक क्वेश्चन है, चलो अरे वो गलत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, हो जाने दो गलत उसको। भाई एक क्वेश्चन ही तो जाएगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन के डर के मारे और क्वेश्चनों पे प्रभाव पड़ रहा है आपके। 100% पढ़ने वाला है, आप बेहतर प्रेजेंट कर सकते थे, उस एक क्वेश्चन ने सारा मामला बेटा बिगाड़ दिया। और इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, और कम पढ़ाई करने वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। देख लेना आप कभी पीएचडी, जो कहता हूं ना पीएचडी मत करो, तो कई विद्वान ऐसे ऐसे हैं जो पीएचडी करके बैठे हैं टीचरों से बेहतर, लेकिन वो आज तक सेलेक्ट नहीं हुए। यही रीजन है सब उन्हें कि उन्हें पीएचडी करनी है, उन्हें जो ये तीनों स्टेजों को बराबर महत्व नहीं दिया। सबका अपना रेस्पेक्ट है, प्लानिंग का, प्रिपरेशन का, प्रेजेंटेशन का, तीनों फॉलो। और मेरा ज्ञान नहीं है ये, कतई नहीं है। मेरे गुरुजी जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने ये बताया था, मुझे बहुत भाया ये, तब मैं आज तक नहीं भूला इस पीपीपी को। 7th 8th क्लास से ही वो हमेशा हर क्लास में कहते थे। ठीक है, इतना ही बताऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मेंस का सिलेबस, ये आपने देख लिया, मैंने काफी पॉज ले लिया, अभी मैं आगे चलता हूं। और कुछ बातें अनावश्यक यदि निकल जाएं बीच में तो इग्नोर भी करना, क्योंकि हमारा टारगेट है पेपर निकालना, पीएचडी नहीं करनी है हमें, मेरी बातों पे भी नहीं करनी है। ठीक है साहब,
अब यहाँ देखो, प्री का सिलेबस था, वो था आधार, जैसे हमने वो दैनिक जीवन में मूलभूत तत्व पढ़ रहे थे, अब उन सब की एप्लीकेशन है यहाँ पे टोटली। देखो अब वहां पे तो ओनली क्या दिया था कि दैनिक जीवन में मूलभूत तत्व साइंस के, विज्ञान के, वहां दिया नहीं कि फिजिक्स आने वाली है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पर वो आप खुद डिफाइन कर रहे हो। और वो कैसे कर रहे हो, दायरा बना दिया कि जो 9th की बुक में और जो 10th की बुक तक, 9th और 10th की बुक तक जो सिलेबस है साइंस का आरबीएसई और एनसीईआरटी में, उसको आधार बना लिया। और वहां पे वही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। लेकिन यहां उन्होंने थोड़ी सुविधा कर दी कि बच्चा प्री पास कर गया तो नॉलेज तो है उसमें, अब उसको थोड़ा और एग्जाम ओरिएंटेड बता दो, उसको थोड़ा क्लियर कट दे दो, ताकि वो भटके नहीं, वो हेल्प कर रहे हैं थोड़ी। तो देखो सिलेबस भी ऐसे ही डिफाइन कर दिया। और ऐसा उन्होंने तब किया क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर फोर्थ, ताकि टाइम बचे बच्चों का। उनकी हेल्प करने के लिए आरपीएससी ने बहुत ही क्लियर कट दे दिया कि अब पढ़ो भाई रसायन विज्ञान। अब आप यहां से लेकर भी प्री में जा सकते हो कि रसायन विज्ञान यहां है, वो ही तो मूलभूत तत्व में आ रही थी, यहां उन्होंने डिफाइन कर दिया। आरएएस का एग्जाम है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू, तीनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो कहीं से किसी चीज का क्लू लिया जा सकता है, मेंस से प्री का ले सकते हो आप। अर्थात यदि आप मेंस की भी तैयारी दिल से करो, दिल मतलब वही पीपीपी पूरा फॉलो करो, तो आप प्री में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं कि प्री भी शामिल है और मेंस भी है। क्योंकि प्री पढ़ा, अब मैं विज्ञान में मान लो, वही याद आता है मुझे, मैं गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहा हूं, प्री में भी है, मेंस में भी है, मूलभूत में वो भी आ रहा है। वो मूलभूत में कैसे आ रहा है, हम खड़े हैं आज यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की वजह से खड़े हैं आज धरती पे। बेसिक साइंस ही तो है कि हम खड़े क्यों, वही नहीं पता हमको। तो अब उसकी एप्लीकेशन आएगी, मान लो कोई ग्रेविटेशन की कोई एप्लीकेशन आएगी, तो वो वहीं से तो चल के आ रही है, कहां से, प्री से ही तो आ रही है। लेकिन मैं जब मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं सपोज गुरुत्वाकर्षण, और मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा दिया, तो आपको लगता है कहीं अंतर आएगा? कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल गया, क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा। वहां पे क्या आ रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे थे, वहां ये पूछ रहे थे फैक्ट क्या है, और यहां पे क्या पूछेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन पूछेंगे, उसकी व्याख्या पूछेंगे, उसके विश्लेषण पूछने वाले हैं। पर इतना अंतर है। तो पढ़ाई प्री मेंस की कुछ अलग नहीं होती है, इंटरलिंक के दोनों। और इस चीज को आप समझ गए तो आप फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे दैनिक जीवन रसायन है, इसमें द्रव्य की अवस्था से लेके परमाणु, देखो जो जो टॉपिक पॉसिबल है ना केमिस्ट्री में, सब यहां दिए हुए हैं। इवन 12th तक के टॉपिक है इसमें। इसीलिए हमको जरूरत होती है स्मार्ट स्टडी की, इसीलिए हमको थोड़ी जरूरत होती है कि कोई हमें गाइड कर पाए। नहीं, मटेरियल तो इतना भरा पड़ा है, मैं एक एक किताब भी लिख लिख के बता सकता हूं आपको कौन सी पढ़नी है, लेकिन नहीं हो पाएगा उनसे। क्योंकि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वही डू और डोंट्स, क्या करें क्या नहीं करें, क्या छोड़ें क्या नहीं छोड़ें। सभी लगता है जब पढ़ते हैं ना, कोई टॉपिक मेरा क्लियर है ना, तो मुझे लगता है वो आने वाला है, देख लेना आप पढ़ के। जो मेरा अच्छा टॉपिक है ना, मुझे लगता है यार इससे ही आएगा क्वेश्चन, तो ऐसा थोड़ी है। इमोशनल हो गए ना हम। और होना क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंट, कि ऐसे मैं सोचूं कि यदि यही सिचुएशन किसी दूसरे के साथ हो तो क्या करेगा वो, फिर देखो आप सही डिसीजन लेने वाले होंगे। यदि मैं किसी के दुख को जानना है मुझे, तो पहले मैं उसकी परिस्थिति को समझूंगा ना, कि वो किस परिस्थिति से विचर रहा है। और वो वेरी करती है, एक पर्सन के लिए कोई समस्या हो सकती है, दूसरे के लिए वो नहीं होगी। अंबानी जो हैं, इतने करोड़पति अरबपति हैं देश के, उनके लिए 10 करोड़ रुपए नेग्लिजिबल अमाउंट है, नगण्य, कोई मतलब नहीं उसका। कहीं खो भी गए होंगे तो वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अरे गए तो गए, ना रोएंगे। अब हमारे पास 10 करोड़ तो दूर की बात है, 2-3 लाख रुपए भी गुम हो जाए तो हो गया ना कंपेयर। तो सबकी अलग अलग परेशानी, अलग अलग सिचुएशन है, वही चीज है। ठीक है, वही देखो जो जो पॉसिबल है सब सिलेबस में दे दिया। 12th तक के टॉपिक है इसमें, 12th की केमिस्ट्री उसके भी टॉपिक हैं। इसीलिए हमको मैं अभी वही बता रहा था, इसलिए हमें जरूरत है स्मार्ट स्टडी की, गाइडेंस की। और इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा से लगाव है। और वो जब मेरे स्टूडेंट या जो भी मेरे आगामी जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, कहीं भी पढ़ें चाहे, उनको पता लगेगा कि आई लव टीचिंग, इसलिए मैं यहां जुड़ा हूं। ठीक है, देख लेना आप इसको पूरा क्या पढ़ेंगे आप, सिलेबस आपको ही पढ़ना पड़ेगा ढंग से। मैं तो और भी इसमें जैसे जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, साथ ही साथ में डिस्कस करूंगा। आज करूंगा तो बोरियत हो जाएगा, उस सिलेबस को क्या पढ़ना,
सिलेबस तो खुद को ही पढ़ेंगे बैठ के, जब एक एक लाइन में गो थ्रू करेंगे। मैं आज पढ़ा जाऊंगा, आप उसको स्किप ही करने वाले हो। अरे हाँ ठीक है, सिलेबस बता रहे हैं, क्या सेंस है? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूं, अभी भी हूं। ठीक है, उस उसके बाद आप ये देखो भौतिकी में, देखो केमिस्ट्री मैंने बता दिया टोटली सिलेबस है, 10th तक तो है ही है। सेलेक्टेड चैप्टर्स 12th के भी दिए हुए हैं, पर वो कितने रहेंगे, कितनी उनकी इंटेंसिटी रहेगी, कितना वो कवरेज करेंगे, उसकी कोई दिक्कत लेने, कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है आपको। वो मैं करूंगा आपके लिए, मैं खुद हाथ से नोट्स बना रहा हूं, और बेस मेरा वही है आरबीएसई प्लस एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, दैनिक जीवन भौतिकी, अब देखो डायरेक्ट वहां केमिस्ट्री दे दी, अब फिजिक्स दे दी, प्री में नहीं दी थी, वहां मूलभूत तत्व में उसने गोल गोल घुमा दिया। लेकिन जो सच में तैयारी करने जा रहा था और जो अलर्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, तुरंत पहचान जाएगा। मेंस का सिलेबस देखते हैं अपन तो उसने देखा कि वहां केमिस्ट्री है, यहाँ भौतिकी है, मतलब वहीं से लेके आ रहा है वो जड़ को। वहां एक लाइन दी, यहाँ इसने एलोबरेशन कर दिया उसका। भौतिकी में देखो कुछ भी नहीं बचा, टोटली सिलेबस है। देखो भौतिकी, उसका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, मानव नेत्र, दोष, ऊष्मा स्थिर, सब पढ़ लो, टोटली सिलेबस है। और ऐसे ऐसे सिलेबस हैं कई तो जो दिए ही नहीं है कहीं, उनके लिए हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, और हम करेंगे। उसके बाद देखो कोशिका, ये बायोलॉजी का पार्ट है। देखो ये केमिस्ट्री था पहला टॉपिक जो बुलेट मेंस का, ये फिजिक्स है। और मैं इस पे ज्यादा टाइम खुद से नहीं दे रहा हूं, कहीं आप कहें ना जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ये मैं डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है इनका, आप पढ़ सकते हो। अब इसमें मैं 2 घंटे लगा दूं सिलेबस डिस्कशन में, व्हाट इज द सेंस? कॉस्ट बेनिफिट क्या है? ये तो खुद करोगे ना पढ़ के, तभी तो मजा है। सिलेबस याद होना चाहिए, यदि आपको पास होना है, अच्छे से आपको चीजें करनी है कि हाँ मुझे एग्जाम ओरिएंटेड साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे आए, तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए, वही साइंटिफिक टेम्परामेंट है। आपको सिलेबस ही याद नहीं है खुद को, और वो मेरे कराने से होगा भी नहीं। मैं तो समझा सकता हूँ, मैं वन डे एक टॉपिक करा गया, दूसरे दिन दूसरा करा गया, वो नॉर्मल लगेगा, आज एक हुआ कल 2 3, लेकिन वो 30 दिन बाद 30 टॉपिक हो जाएंगे, और सब टॉपिक तो जाने कितने हो जाएंगे, तो आप पे कितना बर्डन आ जाएगा। लेकिन आप अभी से आदत लगाओगे कि मुझे सिलेबस याद हो जाए, और वो हो जाता है। ये खुद की आपकी जिम्मेदारी है सिलेबस याद करना, इसीलिए मैं बस दिखा रहा हूं इनको, या आप पढ़ो खुद। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो कि सच में आरएएस बनना चाहते हो, तो आपको खुद को सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है, पूरा देखो, कोशिका, सेल, मानव में नियंत्रण कोऑर्डिनेशन, ये ब्रेन वाला पार्ट हो गया, ये रिप्रोडक्शन हो गया, प्रजनन, उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी, श्वसन। एक मिनट, सम टेक्निकल एरर। ओके, थैंक यू। ठीक है, इसमें देखें आप, नियंत्रण, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, रक्त समूह, सब कुछ है टोटली। मेनली देखो, टोटली और मेनली 9 10th का ये, 6 7 8 में तो बेसिक है, 9 10th में उनका एकदम डिटेल में दिया हुआ है, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं 12th का भी है। जैसे बायोलॉजी के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर दिए हुए हैं, केमिस्ट्री के कुछ हैं, फिजिक्स में बहुत कम 11 12th का, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर 11 12th के भी, सेलेक्टेड चैप्टर, सारे नहीं है, वो मैं नोट्स बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप ये देख लेना, आप पूरा सिलेबस पढ़ना। आप, मैं एक बार बता रहा हूँ, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई, उसके बाद फिर आ गया कंप्यूटर, आधारभूत कंप्यूटर। अब देखो आधारभूत देते ही अपने आप में सब कुछ है ये आधारभूत, लेकिन इसको कौन डिफाइन करेगा, कौन करेगा? सिलेबस, सॉरी प्रीवियस पेपर करेंगे, जो पिछले 10 सालों से, या जब से भी सिलेबस बदला है, या जब से भी नया सिलेबस आया है, उसमें कैसे कैसे अप्रोच करी आरपीएससी ने, वो बताएगा कि आधारभूत क्या रहने वाला है। और वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे। उसके बाद नेटवर्किंग है, एनालॉग डिजिटल। देखो आपको ना, जो पहली बार पढ़ने वाला उसको तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें एक बार में ही समझ में आ जाए। और वो कब आएगा, जब हमारा कॉन्सेप्ट पे ध्यान होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की चीज है क्या, कोई भी चीज है क्या, व्हाट, वाई, हाउ। भाई ये WH वर्ड है, बहुत काम आने वाली, याद कर लो, साइंस पढ़नी है तो हर जगह में सोचना है क्या, क्यों, कैसे, लिंक बन जाएगी अपने आप, अपने आप माइंड सेट हो जाएगा।
सोते समय जागते समय दिन भर यही ख्याल होना चाहिए कि हमें कोई भी चीज में यदि टाइम भी दे रहे हैं ना तो उसका कॉस्ट बेनिफिट हमें होना चाहिए कि 100 रुपए का काम कर रहा हूं ना तो 50-60 रुपए जरूर मिलने चाहिए बेनिफिट में, वरना कोई औचित्य नहीं है यदि हमारी एवरेज 20 से नीचे आ रही है, 20% से पढ़ना छोड़ देंगे हम उस चीज को। ठीक है, अभी आप देख लेना ये चीज पूरा, नेटवर्किंग, एनालॉग, डिजिटल, दूरसंचार, कोई सेंस नहीं है सिलेबस डिस्कशन करने का। बहुत लोग करते हैं, अच्छी बात है उनका, पर मुझे नहीं लगता ये कोई कॉस्ट बेनिफिट करने वाली है। हाँ पढ़ना है, ये सिलेबस अवॉइड नहीं करेंगे, सिलेबस याद होना चाहिए, बट मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, ताकि आप इसको याद करें सिलेबस को। मैं तो 1 बाय 1 सबको ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है साहब, अब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। बहुत, अब पिछले ही 2021 का मेंस देखा था, अभी मैंने पेपर डाउनलोड किया था आरपीएससी से, सीधा क्वेश्चन था 10 नंबर का, फ्री का क्वेश्चन है वो। और उसमें आरपीएससी यदि आपने 2-2 4-4 भी यदि विशेषताएं लिख दी, क्योंकि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मुश्किल से 10 या 12 लाइन का आता है, उसमें भी 4 वैज्ञानिक दे दिए, तो भाग दे लो 2.5 लाइन बट मारी है, तो क्या हुआ, 2.5 लाइन में कितना लिखोगे आप, तो आगे ना फ्री से 7-8 नंबर आ जाएंगे उनमें फ्री के। तो ये चीजें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा कि कहां पर हमें फोकस ज्यादा करना है, कॉस्ट बेनिफिट, कि जहां कम टाइम लगाने पे भी ज्यादा आ रहा है, 10 रुपए लगा रहे हैं तो 25 रुपए का रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, लाइक दिस। ठीक है, विज्ञान और टेक्निक, रोबोटिक्स, मशीन, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है टोटली, जो आज हम डेली देख रहे हैं, गूगल से लेके एआई, चैट बॉक्स, बहुत सारी चीजें, गूगल मैप, उन सब को ही इसमें अलग से कर दिया, वरना आप जब पढ़ोगे ना सब एक दूसरे से रिलेटेड है। रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, एआई, कहीं भी आप देखोगे, जैसे आप गूगल मैप यूज कर रहे हो, एआई प्लस में मशीन लर्निंग, सब पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सरकार भी ये चाहती है ना कि कल जो हमारे ऑफिसर्स बनने आ रहे हैं उन्हें हर चीज का ज्ञान हो, कि आज जो हो रहा है और आगामी जो हो सकता है, तभी तो हम बेहतर कर पाएंगे, समाज को अच्छे वे में कंट्रीब्यूट करना हमें। वो कब कर पाएंगे कि हम खुद लर्नेड हों, खुद हमें चीजें पता हों। पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी और अन्य जो सब्जेक्ट हैं मानविकी की, उन पे ही फोकस होता था, तो उससे आदमी इमोशनली, मैं ये नहीं कह रहा पहले लोग बेकार थे, बहुत विद्वान है वो भी, लेकिन पहले समाज कुछ और रूप था, आज कुछ और है। तो आज के अकॉर्डिंग अपडेट होना है तो हमें उसी हिसाब से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हमें ऑफिसर्स भी लाने पड़ेंगे। वो तब आएंगे जब हम पुरानी चीज़ों के साथ साथ नई चीज़ों के साथ भी अपने आप को अपडेट रखें। इसलिए सिलेबस में इतना सारा चेंजेस, बहुत डायनेमिक सिलेबस है, और पेपर भी देखोगे तो इनसे बाहर कहीं नहीं जाने वाला पेपर, टॉपिक से बाहर है। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो प्री में भी थी, फिर रक्षा भी वहाँ भी थी प्री में, टोटली दिया हुआ है। बाकी का सिलेबस अपना आज हो गया, और बाकी का मैं परसों से मेरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, परसों आपको अपडेशन दे दी जाएगी, जो भी जोड़ेंगे बच्चे, और भी कुछ होगा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बाकी का मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और भी कुछ होगा मैं आपके साथ हूँ। मैं जितना पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी तो नहीं लूँगा कि, कई लोग कह देते हैं कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ ये आएगा, नहीं, मैं कॉन्सेप्ट की गारंटी लूँगा। यदि मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं बताऊँगा, और उसका जो भी आयाम रहेगा, सोर्स रहेगा, माध्यम रहेगा, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि अब आप इसको डीप में कहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी के मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।